स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। पहले हमास ने इजराइल पर हमला कर इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद इजराइल के सैन्य अभियान ने गाजा को तहस नहस कर दिया है। आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के हथियार डालने से ही यहाँ युद्ध रुक सकता है, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं दिखता। वहीं दोनों पक्षों के बीच बातचीत से भी शांति का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सैन्य अभियान रोकने और बेरोक-टोक सहायता पहुंचाने के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायली सेना का गाजा पर न सिर्फ हमला जारी है, बल्कि हाल के दिनों में काफी तेज भी हुआ है। दरअसल बचे हुए बंधकों की रिहाई को संभव बनाने के लिए इजराइल ने पूरे गाजा को नियंत्रण में लेने का संकल्प दोहराया है। इसके बाद से हवाई हमलों के साथ जमीनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। बढ़ते हमलों के बीच इजराइल के कई सहयोगी देश अब उसके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। कई देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल से गाजा में हमलों को रोकने की अपील की है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने हमला न रुकने पर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दे डाली है। फ्रांस ने तो एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है। पिछले सप्ताह 7 यूरोपीय देशों ने इजराइल से अपनी वर्तमान नीति को तर्क कर गाजा की नाकाबंदी तुरंत हटाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि हमास के आत्मसमर्पण और हथियार डालने के अगले दिन ही युद्ध रुक सकता है। उन्होंने कहा कि हमास को अपने नागरिकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल बंद करने और बिना शर्त बंधकों को रिहा करना चाहिए। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने अधिकारों के लिए अंत तक लड़ने का संकल्प दोहराया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में अधिक सहायता नहीं पहुंचने पर अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकने की चेतावनी जारी की है। इजराइल ने 11 हफ्ते की पूर्ण नाकेबंदी के बाद अब फिलिस्तीनी क्षेत्र में सीमित सहायता ही भेजने की अनुमति दी है। इजराइल का यह कदम अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके सहित सहयोगी देशों के दबाव के बाद आया है। हालांकि सोमवार को सिर्फ 5 ट्रकों को ही गाजा जाने की अनुमति मिली। इसे यूएन ने समुद्र में एक बूंद जैसा बताया था, जबकि मंगलवार को 100 ट्रकों के गाजा में पहुंचने की अनुमति मिल गई। 100 ट्रकों की अनुमति मिली है। पिछले अनुभवों से यही कहा जा सकता है कि जितनी सहायता कम मिलेगी, उससे हताशा और बढ़ेगी। पिछले दिनों इजराइल की संसद ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी थी। इसका मकसद हमास को सैन्य और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से खत्म करना और गाजा में बंधकों को रिहा करना है। पूर्ण नियंत्रण के प्रयास के बीच ही शुरू हुए हमलों में करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को इजरायली हमलों में 44 लोगों की जान चली गई। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले में। अतुल जी, जो ताज़ा बदलाव आज देखने को मिला है वो ये है कि कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया गया है इजराइल के लिए, और साथ ही साथ ब्रिटेन ने तो जो उनके साथ बातचीत होनी थी इजराइल के साथ व्यापार की वार्ता, उसको रोक दिया है। ये जो बदलाव आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदलाव चंद्रशेखर जी आ रहा है, और ये लेकिन बदलाव यूरोपीय देशों में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल पावर्स की बात करें तो सबसे क्रिटिकल पावर है वो है अमेरिका। जब तक अमेरिका नहीं जुड़ती ये बाकी कनाडा या ब्रिटेन या फ्रांस के साथ, तब तक इतना कोई बड़ा दबाव नेतन्याहू के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो पिवटल फैक्टर है वो अमेरिका है। जिस दिन अमेरिका का रुख बदलता है, तब जाके जो है प्रेशर बनेगा नेतन्याहू के ऊपर, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, और फिर उसके बाद हम कुछ बदलाव, फंडामेंटल चेंज की तरफ जा सकते हैं। अभी जो है तो भाई अभी तो एस्केलेशन हुई है। अभी पहले तो हवाई हमले हो रहे थे, अब ग्राउंड ऑफेंसिव भी साथ में शुरू हो गया। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड ऑफेंसिव में मिलिट्री के कारण जो है जो लोगों की कंडीशन है वो तो खराब हुई है। बाहर से प्रेशर आया है, वो जरूर आया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। लिमिटेड प्रेशर है, क्योंकि इतनी लीवरेज नहीं है इन देशों की। अगर अमेरिका साथ जुड़ता है तब बदलाव। लेकिन अतुल जी, अगर नेतन्याहू कहते हैं कि हमास हथियार डाले तो उसके बाद युद्ध खत्म हो जाएगा,
तो हमास की ओर से क्या कुछ दिक्कतें हैं? हमास क्यों नहीं हथियार डालना चाहता है? ये हमला तो कहीं ना कहीं हमास ने ही शुरू किया था। देखिए, हमास ने शुरू किया था, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो जो हुआ था वो एक बहुत बड़ा टेरर अटैक था। 1500 लोग मारे गए थे इसराइल के। वो एक बिल्कुल, उसके बाद लेकिन जो रवैया हुआ उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आप कलेक्टिव पनिशमेंट लोगों को नहीं आप मार सकते, आप हमास को सिर्फ मारे तो फिर बात दूसरी है। तो लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शुरुआत जो की थी वो हमास ने की थी। अब बात आती है कि वो हथियार क्यों नहीं डालते। अगर हथियार डालते हैं तो जो पूरा एक नेटवर्क है, क्योंकि हमास अकेला नहीं है, उसको क्षति पहुंचती है। क्योंकि हमास के साथ ईरान जुड़ा हुआ था, हिजबुल्लाह जुड़ा हुआ था, हुती जुड़े हुए थे। तो एक तरह से हथियार डालने का मतलब है लॉस ऑफ फेस इन सब के लिए। और इसलिए बाहर से मुझे लगता है कि जो इसके अलाइज हैं, हमास के अलाइज हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से हमास जो है उसको इतना कमजोर पड़ जाए कि बिल्कुल हथियार डालने पड़े या खत्म ही हो जाए। तो जब तक वो जो राउंड है, जब तक हम इस तरह बात कर रहे थे कि अमेरिका का पिवटल रोल है, हमास की तरफ जो पिवटल रोल है वो ईरान का है, और बाकी जो लेसर रोल है वो हुतीज वगैरह का। हिजबुल्लाह का बहुत होता था एक टाइम पे, लेकिन हिजबुल्लाह अब कमजोर पड़ चुका है। मुझे लगता है कि साथ साथ एक बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। अतुल जी, अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो अभी हाल ही में मुश्किल से 1-2 दिन हुए हैं हमास और इजराइल के बीच में कतर में बातचीत हुई है। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि अमेरिका सीधे सीधे हमास से भी बातचीत कर रहा है। तो इस सब के बीच सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है वहाँ पर? क्योंकि जब एक्सट्रीम आप पोजीशन लेते हैं, देखिए एक होता है जब आप नेगोशिएशंस के लिए एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं। अब इसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई हमास हथियार डालते हैं, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। लेकिन बीच का रास्ता क्या होगा? किसी तरह से डिसार्म करे अपने आप को, लेकिन पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो, ऐसे भी चीज ऐसे होते हैं, वैसी ट्रांसफॉर्मेशन करे, वो एक तरीका हो सकता है। तो अब आपको एक चीज जरूरी है कि मुझे नहीं लगता जो अटैक हुए थे हमास के, उसके बाद इजराइल एक्सेप्ट करेगा कि मिलिटराइज्ड हमास को नहीं एक्सेप्ट करेगा। और वो इजराइल का लॉजिक है उसके पीछे, बिल्कुल। और इसके साथ ही जो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल में जो राजनीति है उसमें जो धुर दक्षिणपंथी हैं उनके कारण से नेतन्याहू अपने कदम पीछे नहीं उठा रहे हैं, इसको आप बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक बहुत बड़ी राइट विंग, जो अल्ट्रा राइट जिसको कहते हैं ना, वो एक अलायंस पार्टनर है नेतन्याहू का। यहाँ पर 3-4 बार इलेक्शंस हुई थी, उसके बाद ये सरकार बनी थी। तो इसमें जो ये जो अलायंस है राइट एंड अल्ट्रा राइट की है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता है तो अल्ट्रा राइट जो है वो नेतन्याहू को की सरकार को गिरा सकता है। तो एक तरह से वो एक डोमेस्टिक प्रेशर भी है। लेकिन एक और प्रेशर, जो काउंटर प्रेशर आ रहा है, वो जो फैमिलीज हैं होस्टेजेस की, बार बार रोज उनके प्रदर्शन टेल अवीव के मेन स्क्वायर पे चल रहे हैं। तो वो भी एक मॉरल प्रेशर भी आ रहा है कि भाई किसी भी तरह से आपको लड़ना है लड़ो, लेकिन सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव जो आपका है वो होस्टेजेस की रिहाई है, उसको फोकस में। तो एक तरह से काउंटर प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने बात कही है, जो कॉम्पोजिशन है गवर्नमेंट की, उसका पलड़ा भारी है। वो और अमेरिका का ना जोड़ना, ये 2 फैक्टर्स हैं जिस वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में